हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा जीएस वीडियो नंबर 7। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी पुलिस में वैकेंसी आने में लेट हो रहा है, फिर भी उम्मीद है कि 25 अगस्त तक आने की उम्मीद है। यह वैकेंसी की विज्ञप्ति जो है पहले आ गई थी, परंतु जो फार्म है वह 25 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। तो बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या घन सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो बल है, बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं F बराबर ma। F मतलब फोर्स यानी बल, m का मतलब द्रव्यमान है, a का मतलब एक्सेलरेशन। यदि द्रव्यमान है तो इसे हम kg में रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में करेंगे, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, यानी पहले का ऑप्शन बी जो है सही है। यदि यह सीजीएस पद्धति में पूछता तो इसका मात्रक डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे कि 1 न्यूटन में या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 10⁵ डाइन होता है। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो वायु है, पहली बात है कि यह तत्व नहीं है, क्योंकि अभी तक टोटल जो है 118 एलिमेंट ढूंढे गए हैं। तो वायु जो है इसमें से तत्व नहीं है। मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो यौगिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे इस वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वह किसी फिक्स अनुपात में नहीं हैं। और तो फिर इसमें जो बी ऑप्शन है यह हो जाएगा। वायु क्या है? एक मिश्रण है। मिश्रण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। चलिए, तो बी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो पहली बात है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है मैकेनिकल ऊर्जा होती है, जो मैनुअली रूप से ऑपरेट होती है। तो किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो ट्रांसफार्मर ऑप्शन है। ऑप्शन बी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है डायनामो। तो ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को अप या डाउन करता है। ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वह स्टेप अप या स्टेप डाउन, यानी ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यह जो है वोल्टेज को बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। ये तो नहीं हो सकता। अमीटर केवल धारा को मापता है, बदलने का काम नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर भी यह जो है प्रतिरोध और धारा दोनों को मापता है। डायनामो जो है, जिसको हम जनरेटर कहते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? यानी किसी भी पत्थर को यदि हम पृथ्वी से चांद पर ले जाएं, मून पर ले जाएं तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, और ऑप्शन डी है उसके भार में वृद्धि होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इसकी तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है, यानी कि 1/6 है। तो पहली बात है कि द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसके भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि भार बराबर W बराबर होता है mg। तो यदि गुरुत्वाकर्षण का मान घटता या बढ़ता है, यानी मास तो बदलेगा नहीं, मास तो वही रहने वाला है। गुरुत्वाकर्षण के घटने से भार कम होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने से भार अधिक होगा। तो चांद की जो ग्रेविटी है वह पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, तो वहाँ पर उसके भार में कमी होगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है, यानी सल्फर का उपयोग कहाँ पर होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, इनमें से यानी सभी। तो जो सल्फ़र का यूज होता है उपयोग में से सभी पे होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। डायनामाइट का उपयोग सभी में होता है, गन पाउडर में भी, बारूद में भी और डायनामाइट में भी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? स्वभाववश, यानी इसका स्वभाव है। बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। सी, दिन में नींद आने से। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका मतलब है कि पुतली की विशेष बनावट। अब होता क्या है कि बिल्ली के रेटिना के पीछे एक टेप्टम नामक जो है लेयर होती है, जो रिफ्लेक्शन का कार्य करती है, जिसके कारण से उसको प्रकाश के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और दूसरा रीजन है कि उसका रेटिना जो है मानव की तुलना में अधिक बड़ा होता है, जिसके कारण से अधिक प्रकाश अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कि उसको अधिक दिखाई देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही है। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। तो बच्चों अगर देखा जाए तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है वह चांदी होती है। चांदी जो है उष्मा, यानी कि उष्मा देने पर किसी भी भाग को, चांदी के मालिक कोई भी भाग को हम गर्म करते हैं तो यह बहुत तेज़ी से जो है गर्म हो जाती है। अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो फिर एल्युमिनियम का नंबर आएगा। इसके बर्तन सभी घरों में है, तुरंत गर्म होना, तुरंत जो है ठंडा होना इसका काम है। तो इसमें अगर उष्मा की सबसे, यहाँ उष्मा की बात हो रही है, अगर चालक की बात होता तो सोना आ जाता। तो सी ऑप्शन सही है, चांदी जो है उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए है आँख को अच्छे लगते हैं। ऑप्शन बी, उष्मा के कुचालक होते हैं। सी, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। और डी, उष्मा के सुचालक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है किसी भी मकान को यदि हम सफ़ेद कलर से पुतवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इस पर अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो मैक्सिमम प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। अगर परावर्तन नहीं होगा तो यह मकान गर्म होगा और गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसलिए जो सफ़ेद कलर है उष्मा का, यानी कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। सी, हल्का होता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी केतली में यदि लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी भी केतली में लकड़ी का अगर हैंडल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वह जो है उष्मा का सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है, यानी कि कुचालक होता है, जिससे कि हैंडल गर्म होने के बावजूद भी ऊपर से अगर इसकी लेयर है तो ये हैंडल गर्म नहीं होता है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लकड़ी का ताप का कुचालक है और लकड़ी जो ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कौन सा है, यानी किसका है? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम का, यानी गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम, एवोगाद्रो की परिकल्पना। तो बच्चों जब यहाँ पर एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में संख्या की बात हो रही है तो यह एवोगाद्रो की परिकल्पना है, एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। तो डी ऑप्शन सही है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस को हम एक और नाम से जानते हैं, मेथेन।
दूसरा नाम इसका है मार्स गैस, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाई जाती है इसलिए इसका नाम मार्स गैस है। तो मुख्य अवयव क्या है? ईथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है, अवयव है, वो है मीथेन यानी CH4। तो 11वें का सी ऑप्शन जो है सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता जाता है। बी, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। सी, ताप व दाब दोनों बढ़ते हैं। डी, ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो जब हम अपने इस पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो पहली बात कि हवा का प्रेशर घटेगा और ताप में भी कमी आएगी। यही रीज़न है कि पहाड़ों पर बर्फ़ जमे होते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर लो है, तो नीचे से ऊपर जाने पर ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऊपर जाने पर ठंडा भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी यानी कि लो है, और दाब जो दाब है वायुमंडल दाब जो है वह घटेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन बच्चों कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और डी कार्निया के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों जो है आँख के पीछे जो है सिलियरी पेशियाँ होती हैं जो हमारे लेंस को सही फोकस पर रखती हैं जिससे कि फोकस दूरी सही बने। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सिलियरी पेशियाँ जो हैं इसका सही ऑप्शन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन है, सूखी बर्फ़ यानी ड्राई आइस होती है ठोस यानी ठोस होती है, जो ड्राई आइस है वो ठोस होती है। तो इसमें है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इनमें से क्या है? सूखी बर्फ़ हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यदि हम ज़्यादा कंप्रेस करें तो यह अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाती है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसका वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। 16वां क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है? छू करके, जला करके, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के, H.SO से क्रिया करा के। चलिए तो बच्चों यहाँ पर सूती और ऊनी रेशों में यदि अंतर प्राप्त करना है तो हम उसको जला कर देखेंगे। बी ऑप्शन जो है सही है। बिना जलाए जो है डिफरेंस करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो बी ऑप्शन जो है सही है, जला करके हम इनके रेशों को चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यानी घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। यदि हम बर्फ़ है इस पर यदि हम दाब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो गलनांक है वह घट जाएगा, यानी कि यह पिघलना बंद करेगा और स्थिर होने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से गलनांक इसका कम हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों 18वां क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी में यदि हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो सबसे अच्छा बात है कि वह जो है उष्मा को सोखते नहीं हैं, यानी बुरे अवशोषक हैं। दूसरी बात, यह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो सत्य बात है। लकड़ी पानी पर तैरती है, लकड़ी जो है पानी पर तैरती है, सही बात है। पारा पानी पर तैरता है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, पारे में लोहा तैरता है, तो ये भी सही बात है। यानी ये सभी जो है सही हैं। तो बात यहाँ पे जो पारा पानी पर तैरता है, ये जो है गलत बात है, क्योंकि पारे का घनत्व जो है वह लोहे से भी अधिक है, तो पानी में कैसे तैर सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी, यानी पारा जो है पानी पर तैरता है, गलत वाक्य है, जबकि पारा को डूब जाना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी। क्योंकि संतरा खट्टा है और खट्टे के लिए विटामिन सी ज़्यादा उपयुक्त होता है, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में, नींबू में, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और कच्चे आमों में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20वें का सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। यानी किससे सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से और स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चमगादड़ है वह अपने मुख से अल्ट्रासोनिक वेव जो है निकालता है, जिससे कि वह रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आता है, यदि टकरा कर वापस आया तो रास्ता मुड़ जाता है, यदि वह टकरा कर वापस नहीं आया तो उसी रास्ते पर जाता है। ऐसी आवाज़ें हम लोग को सुनाई नहीं देती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा जो है यानी उससे सहायता मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। बच्चों 22वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? मोनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, थोरियम से। तो यानी कह रहा है कि एल्युमिनियम किस अयस्क में प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बॉक्साइट। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट का खनिज है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों 23वां क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या हैं? ब्लैक होल क्या हैं? निहारिकाएँ, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है, तो ब्लैक होल जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ब्लैक होल जो है ना, बड़े बड़े तारे जो मृत अवस्था में जाने वाले होते हैं, अचानक ब्लास्ट होता है और ये डार्क मैटर बनाते हैं। इतने घने होते हैं कि लाइट कितनी भी इस पर पड़े उसको सोख लेते हैं, जिसके कारण से जो है ब्लैक होल तैयार होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, जिंक, सी है जिंक क्लोराइड और डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों यहाँ पर जल में अस्थायी कठोरता कारण क्या है? ये होते हैं कैल्शियम क्लोराइड कारण, CaCl2 के कारण इनमें अस्थायी कठोरता आ जाती है। 24वें का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। 25वां क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है, यानी कि कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का, ठोस का, तरल का, ध्वनि का। तो कैलोरी जो है मापन इकाई है ऊष्मा की, यानी हीट की। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। 26वां क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो यदि सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है तो उस कंडीशन में यदि लाल दिख रहा है हमें वातावरण, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिससे कि हमें सूर्य डूबते और उगते समय लाल दिखाई देता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, यानी कि घरों में जो हम वायरिंग करवाते हैं वो कैसा करवाते हैं? श्रेणी क्रम में,
ऑप्शन बी समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों घरों में जो वायरिंग होती है वह पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है, जिससे कि यदि एक ऑपरेटर अगर ख़राब होता है तो दूसरे पर प्रभाव न पड़े, यानी काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम पैरेलल जो है इसका क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यदि एक बल्ब जो फॉल्ट हो गया है तो दूसरे बल्ब जो है यदि सीरीज में रहेंगे तो सबके सब खराब हो जाएंगे, सबके सब बाधित हो जाएंगे, इसलिए पैरेलल में जोड़ा जाता है। कोई एक डिवाइस ख़राब हो गई है तो दूसरी चलती रहेगी, तो कनेक्शन जो होता है पैरेलल में होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना है एक क्या भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। यदि लोहे में जंग लग रहा है तो वह एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि लोहे में जंग तभी लगता है जब वह ऑक्साइड बनाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बच्चों 29वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। तो पहली बात है कि तांबा और जस्ता का इसका तो नहीं बना होता है, तांबे के तार होते हैं। ठीक है, आते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हीटर में, हीटर मोटे तार होते हैं। तो जो बी है टंगस्टन, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसका जो टेम्परेचर सहने की ताकत है वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह आराम से टेम्परेचर झेल सकता है। तो बी ऑप्शन सही है, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आते हैं 30वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, चालन का यानी कंडक्शन का, ऑप्शन बी संवहन का, कन्वेक्शन का, यानी सी रेडिएशन का, और डी है कंडेंसेशन यानी संघनन का। तो यदि किसी केतली में पानी उबल रहा है तो वह होता है संवहन के कारण, क्योंकि जो पानी होते हैं इनको जब हम गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म होने के कारण पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है, गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरा जो पानी गर्म नहीं जाता है, और गर्म होने के बाद भी प्रोसेस चलता है, तो इसे बोलते हैं संवहन या कन्वेक्शन। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बच्चों, केतली में पानी गर्म होना संवहन का उदाहरण है।